हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई एमसीक्यू में। और जो अपनी एएमआरएस की जो सीरीज चल रही है मुख्य परीक्षा के लिए टियर 2 के लिए, उसका ये वीडियो 4 है। और इससे पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन रहेंगे और ये पाँचों क्वेश्चन जो क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसके स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर हैं उन्हीं से रहेंगे। और बाकी क्या क्या रहने वाला है आप इन टॉपिक्स में देख सकते हैं, ठीक है। और बिना टाइम खराब किए अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो भूमिका में क्या लिखेंगे? सबसे पहले भूमिका में लिखेंगे कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के तल पर मानवीय और प्राकृतिक तत्वों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। फिर इसे संश्लेषणात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल एक स्वतंत्र विषय नहीं है, बल्कि विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों को एकीकृत करता है। तो जो स्टार्टिंग की 4-5 लाइन है, 3-4 लाइन है, उसमें आ जाएगा कि जो भूगोल है वो कैसे एक संश्लेषणात्मक विषय है, इसके बारे में एक भूमिका हमें लिखनी है। उसके बाद में लिखना है, इस कथन की समीक्षा हमें करनी है। तो मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे? अंतर विषय दृष्टिकोण। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे कि भूगोल भौतिक विज्ञान जैसे भूविज्ञान, मौसम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी के बीच एक सेतु का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है स्थानिक संश्लेषण। यह किसी विशेष स्थान पर होने वाली घटनाओं जैसे कृषि का प्रकार या उद्योगों की स्थिति का वहाँ की जलवायु, मिट्टी और मानवीय आवश्यकताओं के संदर्भ में विश्लेषण करता है। यह आ जाएगा दूसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट होगा कार्य कारण संबंध। भूगोल क्या और कहाँ के साथ साथ क्यों कारण का उत्तर भी खोजता है, जिससे यह एक तार्किक और संश्लेषित विषय बन जाता है, ठीक है। यह आ जाएगा अपना तीसरा पॉइंट। लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि अतः भूगोल को एक ऐसे अनुशासन के रूप में देखा जाना चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को समेटकर पृथ्वी को मानव के आवास के रूप में समझने में मदद करता है। तो ये लिखना है हमें निष्कर्ष में। देखो, मैं फिर से बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन यहाँ से देख लो और आंसर आपको ये देख लेना, लेकिन आपको आंसर लिखना है एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। बस यहाँ पर एक आपको मोटा मोटा आइडिया ये दिया जा रहा है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है तो हमें आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कैसे कैसे हमें पॉइंट डालने हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन तो यहाँ से देख लो, लेकिन इसका आंसर आपको एनसीईआरटी से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी की मुख्य अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। इसमें हाँ डायग्राम तो नहीं बन सकता इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा कि बिग बैंग थ्योरी की भूमिका क्या लिखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत सबसे आधुनिक और सर्वमान्य सिद्धांत है। तो हम इसमें बिग बैंग सिद्धांत इसको करेंगे अंडरलाइन, ठीक है, जिसे प्रसारणशील ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इसको करेंगे अंडरलाइन। तो जो बिग बैंग थ्योरी है उसी को प्रसारणशील ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, ठीक है। एडमिन हब्बल ने इसके प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तो एक ये हो जाएगा एडमिन हब्बल, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी, आप ये कमेंट करके बताना। अब इसके बाद में लिखना है कि जो मुख्य अवस्थाएं हैं उनके बारे में, बिग बैंग की जो मुख्य अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमें मुख्य भाग में लिखना है। तो पहली अवस्था क्या हो जाएगी, जैसे आरंभिक बिंदु। प्रारंभ में ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म एकाकी परमाणु के रूप में था, जिसका आयतन सूक्ष्म और तापमान व घनत्व अनंत था। तो पहले अवस्था में क्या होगा कि जो ब्रह्मांड है वो एक एकाकी परमाणु के रूप में था, जिसका आयतन तो सूक्ष्म था लेकिन तापमान और घनत्व अनंत था। दूसरी अवस्था में लिखेंगे महाविस्फोट की अवस्था है। लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले इस बिंदु में भीषण विस्फोट हुआ। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि जो बिग बैंग की थ्योरी है वो कितने साल पहले हुई थी। जो बिग बैंग विस्फोट कब हुआ था, ये हुआ था 13.7 अरब वर्ष पहले। इस विस्फोट के बाद पहले 1 सेकंड में, यानी जो स्टार्टिंग का पहला सेकंड है उसके अल्प भाग में ब्रह्मांड का तीव्र विस्तार हुआ, ठीक है। तीसरी अवस्था में लिखेंगे पदार्थ का निर्माण। विस्तार के कारण तापमान में गिरावट आई
विस्फोट के 3 मिनट के भीतर पहले परमाणु का निर्माण हुआ। यानी जो विस्फोट हुआ उसका जो प्रारंभिक के 3 मिनट थे उसमें परमाणु का निर्माण हुआ। लगभग 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन, शायद ये 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। आप एक बार एनसीईआरटी में इसको चेक कर लेना। जिससे क्या हुआ कि ब्रह्मांड जो है पारदर्शी हो गया था। तो हमें जो बिग बैंग थ्योरी है उसके जो 3 पॉइंट हैं हमें इस तरीके से लिखने हैं। उसके बाद में लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि बिग बैंग सिद्धांत न केवल ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है बल्कि तारों और आकाशगंगाओं के कर्मिक विकास की आधारशिला भी रखता है। ये लिखना होगा हमें निष्कर्ष में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप एनसीईआरटी से लिखोगे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक परतों, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड की रासायनिक और भौतिक विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें भूमिका में क्या लिखेंगे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी का अभाव है, अतः भूकंपीय तरंगों और ज्वालामुखीय साक्ष्यों के आधार पर इसे 3 प्रमुख परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है। मुख्य भाग में लिखेंगे भूपर्पटी। तो इसमें जो ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करना है कि हमें साइड में एक वो बना लेना है, डायग्राम बना लेना है इस तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिखाया जाएगा भूपर्पटी को, फिर मेंटल को। ये भूपर्पटी हो जाएगी, ये मेंटल, और ये क्या हो जाएगा, क्रोड हो जाएगा। ठीक है। आप इसको एक बार डायग्राम को देख लेना अच्छे से, और ये डायग्राम जरूर से बना के आना है एग्जाम में। ठीक है। क्रस्ट जो भूपर्पटी है यह सबसे ऊपरी परत है। ठीक है। यह अत्यंत भंगुर है। महाद्वीपीय भाग ग्रेनाइट और महासागरीय भाग जो है बेसाल्ट से बने होते हैं। तो इसमें जो भूपर्पटी है इसमें हमें 3 टॉपिक डालने हैं या 2। यह भारी परत है और अत्यंत भंगुर है। पहला टॉपिक ये हो जाएगा, और दूसरा इसमें हो जाएगा कि बिंदु इसका महाद्वीपीय भाग ग्रेनाइट और महासागरीय भाग बेसाल्ट से बने होते हैं। तो इन 2 शब्दों को भी हमें यहाँ अंडरलाइन करना है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे मेंटल। देखो 30 से जो 35 है यहाँ तक होती है क्रोड, और 35 से जो 2900 किलोमीटर है यहाँ तक होगी मेंटल, और 6360 कितना है, शायद 771 ऐसे कुछ है, इसमें होगा जो मेंटल है उसकी गहराई होगी। तो जो मेंटल है उसमें क्या लिखेंगे कि यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। इसका ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर अर्ध तरल अवस्था में है। ठीक है। और जहाँ से मैग्मा का उद्गार होता है, यह पृथ्वी के आयतन का सर्वाधिक भाग घेरे हुए है। तो जो मेंटल है उसका जो ऊपरी भाग है, देखो ऊपर का जो 200 किलोमीटर का भाग है वो तो होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, स्थल मंडल। और जो 400 किलोमीटर तक का भाग है वो होता है एस्थेनोस्फीयर, जो कि अर्ध तरल अवस्था में होता है। और उसी के ऊपर, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही लिथोस्फीयर क्या होता है, चलायमान रहता है, यानी गति करता रहता है। ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे क्रोड। तो क्रोड क्या है, यह सबसे आंतरिक भाग है जो निकल और लोहा से बना होता है। भारी क्रोड तरल है, जबकि आंतरिक क्रोड अत्यधिक दबाव के कारण ठोस अवस्था में है। ये भी जो है, जैसे ऊपरी जो मेंटल है अर्ध तरल अवस्था में है, वैसे ही जो ऊपरी क्रोड है वो भी अर्ध तरल अवस्था में होता है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि पृथ्वी की इन परतों का घनत्व और तापमान केंद्र की ओर जाने पर बढ़ता जाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो क्या है कि पृथ्वी के केंद्र मतलब धरातल से केंद्र की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, घनत्व, तापमान और दाब तीनों ही बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से देख लेना एक बार एनसीईआरटी से। ठीक है। और इसका डायग्राम जरूर से बना के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आधार पर महाद्वीपों की वर्तमान स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो इसकी भूमिका में सबसे पहले लिखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में, ये किसने दिया और कब दिया। तो भूमिका में लिखेंगे 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार प्राचीन काल में सभी महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा थे, जिसे पेंजिया कहा। तो पेंजिया को यहाँ पर अंडरलाइन करना है। ठीक है।
उसके बाद में मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि पेंजिया का विभाजन। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ है और यह लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में बट गया है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। जो वैगनर महोदय हैं उन्होंने जो स्थल भूखंड है, जो पहले सभी स्थल भाग एक ही भूखंड का हिस्सा थे, उनको तो कहा है इन्होंने पेंजिया, ठीक है। और जो इसके चारों ओर जो पानी फैला हुआ है, सागर है, जल ही जल जिसका मतलब होता है, उसको कहा है पैंथालासा। तो आपको वहाँ पर ये डायग्राम भी बनाना है। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पर फिर लिखना है कि ये टाइम पीरियड भी लिखना है कि 20 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ कि पेंजिया का विभाजन हुआ। तो हमें ऐसे पेंजिया का विभाजन दिखाना है और इसके ऊपरी भाग को लिखना है लोरेशिया और निचले भाग को लिखना है गोंडवाना, ठीक है। इसको अंगारा लैंड भी लिख सकते हैं। जो लोरेशिया है उसको अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड है ये इसका नीचे वाला भाग आएगा। अगर क्वेश्चन में अगर और बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है या वहाँ पर पेज ज़्यादा दिया जाता है, कितने वर्ड में पूछा जाएगा, उस हिसाब से फिर आप लिख भी देना कि अंगारा लैंड में कौन कौन से जो महाद्वीप हैं वो आएंगे और गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। कौन कौन से देश कौन कौन से मतलब इसमें स्थलखंड में होंगे, ठीक है। उसके बाद में विस्थापन के प्रमाण। तो जो वैगनर महोदय हैं उन्होंने विस्थापन के बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। आप एनसीईआरटी से देखना इनको भी। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटों की साम्यता, जिग्साफिट, जीवाश्मों का समान वितरण जैसे मेसोसोरस और प्राचीन चट्टानों की आयु में समानता इसके प्रमुख प्रमाण हैं। तो यहाँ पर भी आप एक डायग्राम बना सकते हो, जैसे ये हो गया, ये है दक्षिणी अमेरिका और ऐसे है, ये सही से नहीं बनता इस पेन से, ठीक है। तो ये है अफ्रीका। तो इन दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। ऐसे लगता है जैसे एक ही टुकड़े से तोड़कर अलग अलग हुए हों। तो इसको कहा जाता है जिग्सा फिट, ठीक है। तीसरा है विस्थापन के बल। तो वैगनर महोदय ने विस्थापन के 2 बल बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं कि वैगनर ने ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल को इसका कारण माना है। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने इसे अपर्याप्त माना, क्योंकि पृथ्वी के जो इतने जो भूस्थल खंड हैं इसके, उनको मतलब गति करवाने के लिए ये बल पर्याप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो सिद्धांत है वो जो आगे आने वाले सिद्धांत हैं, आधुनिक सिद्धांत, उनका एक मजबूत आधार बना था, ठीक है। तो हम निष्कर्ष में यही लिख देंगे कि यद्यपि वैगनर ने बलों की व्याख्या चुनौतीपूर्ण थी, किंतु इस सिद्धांत ने प्लेट विवर्तनिकी जैसे आधुनिक सिद्धांतों का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल चक्र की प्रक्रिया को समझाते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सेल चक्र क्या है, इसके बारे में, यानी ये भूमिका में आ जाएगा। तो सेल चट्टानें अपने मूल रूप में लंबे समय तक नहीं रहती, वे एक चक्रीय प्रक्रिया के माध्यम से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती हैं और इसी को कहा जाएगा सेल चक्र, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे इसका जो मुख्य भाग है उसमें इसकी प्रक्रिया को, मतलब जो सेल चक्र की जो रोक साइकिल है उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, उसको हमें मुख्य भाग में लिखना है। तो आगन्य से अवसादी सेल। तो आगन्य से अवसादी सेल कैसे बनती है? आगन्य सेल का निर्माण, तो देखो मैग्मा जो है उसके ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं वो होती हैं आगन्य चट्टानें, ठीक है। फिर आगन्य चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से अवसाद बनते हैं जो परतों के रूप में जमा होकर अवसादी सेल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे, ये तो हो गया आगन्य चट्टान से अवसादी चट्टान का निर्माण। फिर अवसादी से कायंत्री चट्टान का निर्माण कैसे होगा कि जब अवसादी या आगन्य चट्टानें पृथ्वी की गहराई में अत्यधिक ताप दाब के संपर्क में आती हैं तो कायंत्रित सेलों का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर जो ये सेल दी हुई है, सॉरी ये चट्टान दी हुई है, आगन्य, अवसादी और कायंत्रित, इनकी जो विशेषताएं हैं वो भी आपको अच्छे से करनी है। हो सकता है इनकी विशेषताओं के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा अपना चक्र की पूर्णता। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जब ये कायंत्रित सेलें पुनः गहराई में जाकर पिघलती हैं तो मैग्मा बनता है जो ठंडा होकर फिर से आगन्य सेल का निर्माण करता है। तो एक पूरा चक्र बन गया, पहले आगन्य सेल से अवसादी सेल से कायंत्रित सेल और फिर वापस से कायंत्रित सेल किसमें चेंज हो जाएगी, आगन्य सेल में। अगर हो सके तो वहाँ पर इनका एग्जाम्पल भी आप लिख देना, ठीक है, कौन सी सेल किसका रूपांतरित है।
निष्कर्ष में लिखेंगे कि शैल चक्र पृथ्वी की सतह के नवीनीकरण की एक सतत प्रक्रिया है जो खनिजों के पुनर्चक्रण और मृदा निर्माण में सहायक है। खनिजों के पुनर्चक्रण और मृदा निर्माण में सहायक है। तो आज के जो वीडियो है इसमें 5 चैप्टर्स मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं और बाकी के आगे के जो वीडियो हैं उसमें भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो जो अपना आंसर लिखेंगे उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी आपका आंसर बाकी जो स्टूडेंट हैं उनसे अलग होगा और उसका आपको जो बेनिफिट है वो एक मतलब अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में मिलेगा। तो क्या करना है कि जो हम डायग्राम बनाएंगे वो हमें पेंसिल से बनाने हैं, ठीक है। और जो डायग्राम बनाएंगे उसको हमें एक बॉक्स में बंद करना है और साथ ही साथ में उसके नीचे या ऊपर उस डायग्राम का नाम भी लिख देना है कि ये डायग्राम किसका है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।